गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका हिंदी क्लास में फिर से स्वागत है। हम आज आगे के पार्ट की तरफ जाएंगे। आज तक की आपकी ग्रामर कक्षाओं के अंदर आपने हिंदी व्याकरण के अंदर बहुत कुछ सीखा है अब तक की कक्षाओं के अंदर। तो आगे की कक्षाओं में हमने पढ़ा था भाषा क्या है, बोली क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। तो हमारा पहला अध्याय हमेशा हमें भाषा के बारे में जानकारी देता है, उसका परिचय देता है। तो हमारे हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय तो था व्याकरण क्या है, व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। तो उसका एक परिचय था, उसका एक इंट्रोडक्शन था। बट उसके बाद हमारा सेकेंड अध्याय जो दूसरा अध्याय है वो यहाँ पे आ रहा है वर्ण विचार। तो हमारी जो फोनोलॉजी है, वर्ण विचार है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते सबसे पहले वर्ण क्या चीज़ है। तो अगर हम वर्ण पे ही विचार करने वाले हैं तो वर्ण क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, हिंदी वर्णमाला क्या है, उसको हमें अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो हमारा ये जो दूसरा अध्याय है उसमें सबसे पहले बताया गया है कि वर्ण किसे कहा जाता है। आइए बच्चों, अगर हम स्टार्टिंग से शुरू से देखते हैं तो मौखिक भाषा में विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। जब इन्हीं ध्वनियों को लेखन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो ये वर्ण कहलाते हैं। हमने कल पढ़ा था कि लिपि क्या कहलाती है। तो हम जो ध्वनियाँ मौखिक रूप से मौखिक भाषा बोलते समय निकालते हैं, उसी ध्वनियों को, उन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए हम जो वर्णों को यूज़ करते हैं, जिन अल्फ़ाबेट को यूज़ करते या फिर जिन चिन्हों का प्रयोग करते, वो सभी हमारी लिपि या वर्ण कहे जाते हैं। तो कहने का मतलब वर्ण जो है वो मुख से निकलने वाली ऐसी ध्वनि है जिसको बोल तो हम लेते हैं लेकिन उसका लिखित रूप भी हमारे पास होना चाहिए। हर एक वर्ण का उच्चारण किस तरह से करना है, उसके अंदर कौन सी मात्रा लगानी है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। वर्ण के हम कभी टुकड़े नहीं कर सकते। हमारे पास हिंदी वर्णमाला में टोटल हमारे पास 52 वर्ण है, यानी 52 वर्ण है पूरी वर्णमाला के अंदर। तो ये जो वर्ण है, जो अल्फ़ाबेट हम हिंदी के अंदर यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं, ये हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी ध्वनि कही जाती है और इसके हम कभी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम परिभाषित करें, उसको एक्सप्लेन करके बताएं कि वर्ण कहते किसे है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो यहाँ तक तो हमने समझा कि वर्ण कहते किसे है। और हमारे पास वर्ण के अंदर, हिंदी के अंदर या तो अ आ इ ई चलेंगे या फिर क ख ग से लेकर आगे की पूरी वर्णमाला चलती है। यस, वर्णमाला शब्द। तो ये वर्णमाला किसे कहा जाता है? ये तो हमने देखा कि वर्ण सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये वर्णमाला क्या है? अगर कोई पूछे कि वर्णमाला आप किसे कहेंगे, तो हाँ, वर्णमाला के लिए आप देखिए, वर्णमाला के अंदर हमारा आता है किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण तो है बट उसका हमें क्रमबद्ध समूह चाहिए। क्रमबद्ध मतलब जो अपने लाइन से आए, नियम से आए, सूत्र के हिसाब से आए। तो हिंदी वर्णमाला में क्या होगा, सबसे पहले स्वर आते हैं और स्वर हमारे पास है 11। हिंदी की वर्णमाला में सबसे ऊपर हम हमारे 11 स्वरों को लिखेंगे। उसके बाद क से कबूतर से लेके आगे के व्यंजनों के सारे वर्णों को लिखा जाता है। और उसके अंदर और भी ऐसी नई नई चीज़ें हैं जिसका आपको शायद अभी तक ज्ञान ना हो या ना पढ़ने में आया हो, तो उसे भी आज हम वापस से एक बार देखेंगे। हो सकता है ये आपका रिवीजन हो, पुनरावर्तन हो, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जितने वर्ण हैं, जो अल्फ़ाबेट है, उसको जब हम क्रमबद्ध समूह से लिखते हैं, लाइन से लिखते हैं, सीरीज से लिखते हैं, तो वो हमारे पास पूरी वर्णमाला बन जाती है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा एक वर्णमाला का अल्फ़ाबेट का टेबल है। हम जब छोटे थे तो हमारे पास ऐसा चार्ट जैसा था कि हमारी मम्मी हमें या हमारे पापा, हमारे टीचर्स हमें सिखाते थे अ आ इ ई, फिर उसके बाद क ख ग घ च छ ज ज, ये सारी वर्णमाला हमने पढ़ी है। तो जिसको उस टेबल के हिसाब से, उस सीरीज़ के हिसाब से, नियम के हिसाब से हमने पढ़ा है, वो पूरा ही क्रम जो हमारा जमा हुआ है वो वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ दिया हुआ है हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। 52 यानी 52 वर्ण हमारे हिंदी के वर्णमाला में ये सारे आपको दिख रहे हैं। अब इसके अंदर आप देखोगे अ आ इ ई उ
हमारे पास 11 स्वर है। ये 11 हमारे स्वर हो गए। उसमें यहाँ पे एक आगत ध्वनि भी बताई गई है जिसको हम ओ का प्रोनाउंस करते हैं। ओ, आ के ऊपर चंद्र लगा हुआ है। इसे हम प्रयोग करते हैं जब डॉक्टर शब्द बोलते हैं, कॉलेज शब्द बोलते हैं। तो कुछ ऐसे अंग्रेजी शब्द है जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में भी करते हैं, उसके अंदर ये आगत ध्वनि का प्रयोग किया जाता है और उसको ओ का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद हमारे पास विसर्ग है। फिर यहाँ से क ख ग से लेकर सारे ही व्यंजन वर्ण भी आते हैं। व्यंजनों के अलावा यहाँ पर आपको ड और ढ दो अतिरिक्त व्यंजन भी दिखेंगे। अतिरिक्त व्यंजन जिनका प्रयोग कम से कम होता है, कहीं कहीं पर किया जाता है। तो इस तरह से 33 यानी 33 तो हमारे पूरे ही व्यंजन है ये सारे, और दो अतिरिक्त व्यंजन तो 3 और 33 और 2 हमारे पास 35 यानी 35 पूरे व्यंजन यहाँ पे दिख रहे हैं और ऊपर हमारे 11 स्वर हैं। तो हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है उसको इस तरह से विभाजित किया गया है, बांटा गया है दोनों भाग में, स्वर और व्यंजन में। तो अब बच्चों बात ये आती है हमारे पास कि स्वर और व्यंजन में बांट तो दिया, पर ये स्वर और व्यंजन अलग क्यों है? स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? इनको दो भागों में अलग क्यों बांटा गया है? ये एक जैसे क्यों नहीं है? तो आइए इसके बारे में आगे हम जानते हैं कि हमारे स्वर क्या क्या है और स्वर कहते किसे हैं। तो स्वर के अंदर होता ये है कि अगर हम हिंदी वर्णमाला में देखें तो कुछ विशेष बातों के बाद स्वर, व्यंजन और अयोगवाह को यहाँ पे परिभाषित किया गया है आपकी आगे की पेज के अंदर। तो स्वर के अंदर दिया गया है जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे अक्षरों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर निकलती है। तो कहने का मतलब जो हमारे पास अ, ई, उ, ओ, औ ये सारे स्वर है 11, वो स्वर कैसे होते हैं? उनको उच्चारित करने के लिए, उनको बोलने के लिए हमें किसी और मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी चीज़, स्वर अपने आप में स्वतंत्र है। स्वरों को जब हम बोलते हैं, मुंह से उसको जब प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं, तो हमारे मुख की हवा जो है बिना कहीं टकराए, बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर आती है। जैसे हम अ बोलते हैं तो अ, ओ, ई, इस तरह से हवा का जो रुकाव होता है वो कहीं नहीं होता है, हवा सीधी बाहर आती है अबाध गति से, यानी सीधी ही बाहर निकलती है, वो स्वर कहलाते हैं हमारे। जबकि इसके जगह पे हम बोले क, हम बोले च, हम बोले ट, तो इनको बोलते समय हमारी जीवा का भाग, हमारे दांत का भाग या कहीं ना कहीं कंठ पे जोर पड़ता है, वो अटकता है, स्पर्श होता है कहीं पे। तो इस वजह से ये थोड़ा अंतर है स्वर और व्यंजन के अंदर। फिर से एक बार समझ ले, स्वर जो है वो बिना किसी मात्रा की मदद के, बिना किसी दूसरे अक्षरों की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं, और स्वर को उच्चारित करते समय मुख से निकलने वाली हवा बिना मुख के किसी भाग से टकराए अबाध गति से, यानी सीधी बाहर निकलती है। तो स्वर को उच्चारित करना हमारे लिए बहुत ही सरल होता है, और व्यंजन वर्णों को बोलते समय मुंह पे या गले पे अटकाव जैसा या टकराव जैसा महसूस होता है। तो कहने का मतलब, स्वर की अगर परिभाषा देखी जाए तो स्वरों को उच्चारित करते समय हमारे मुख से निकलने वाली हवा जो है वो सीधी बाहर निकलती है बिना कहीं पे टकराए। स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, उन्हें लिखने या बोलने के लिए हमें किसी मात्रा या दूसरे अक्षरों की सहायता की ज़रूरत नहीं लेनी पड़ती है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास स्वर जितने भी है 11 स्वर है हमारे पास, लेकिन उन स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन से हैं ये हम आगे के पेज पे देखेंगे। स्वर जो है उनमें 3 भाग दिए हुए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये हमारे स्वरों के भेद है। हमारे पास 11 स्वर है, 11 है, उन स्वरों को भी हमने अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। तो उसके 3 प्रकार यहाँ पर हिंदी भाषा में आपको हिंदी व्याकरण के अंदर मिलेंगे। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरे नंबर पे आता है प्लुत स्वर। तो बच्चों ह्रस्व स्वर के अंदर क्या होता है? ह्रस्व स्वर के अंदर जो है उन स्वरों को बोलने के लिए कम से कम समय लगता है, अर्थात 1 मात्रा जितना समय लगता है।
ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटे स्वर या छोटी मात्रा वाले स्वर। तो जिन स्वरों को बोलने के लिए हमें कम समय लगता है या जिनकी मात्राएं छोटी होती है वो हमारे ह्रस्व स्वर के अंदर लिए जाते हैं। तो हमारे ह्रस्व स्वर के अंदर 4 ऐसे स्वर हैं जो उसमें शामिल किए गए, उनको वहाँ पे स्थान मिला है। तो वो चारों स्वरों के नाम है अ, ई, उ और री। ये चारों ही आप देखोगे छोटी मात्रा वाले हैं, इनको बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, इसलिए इनको ह्रस्व यानी छोटे स्वर, ह्रस्व छोटी मात्रा वाले स्वर कहे जाते हैं। इनका दूसरा नाम भी दिया गया मूल स्वर। ह्रस्व स्वर को दूसरा नाम दिया गया है मूल स्वर। इसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर कि दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है। तो आप देखेंगे दीर्घ स्वर के अंदर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, दुगुना यानी 2 गुना समय, ह्रस्व में थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन दीर्घ स्वरों को बोलने में उससे दुगुना समय लगता है, थोड़ा अधिक समय लगता है। और दीर्घ स्वर के अंदर हमारे 7 स्वर इसके अंदर आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो वो 7 स्वर कौन से हैं? एक तो हमारा बड़ी मात्रा वाला आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो इस तरह से ये 7 स्वर हम दीर्घ स्वर के अंदर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि 4 तो हमारे आ गए ह्रस्व स्वर के अंदर और 7 आ जाते हैं दीर्घ स्वर के अंदर। तो इन 4 और 7 को मिलाकर हमारा 11 स्वर का पूरा यहाँ पे डिवाइड करना या बांटने का काम तो हो जाता है। तो स्वर के इन्हीं दोनों भाग में हमारे स्वर 11 जो थे वो तो पूरे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी स्वर का यहाँ पे एक और टाइप दिया हुआ है जिसे कहा जाता है प्लूत स्वर। अब ये प्लूत स्वर क्या है? प्लूत स्वर का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है। हमारा जो ह्रस्व स्वर है सबसे पहले का भाग है, उसको बोलने में कम समय लगता है, लेकिन उससे भी तिगुना समय जिन स्वरों को बोलने में लगता है वो हमारे कहलाते हैं प्लूत स्वर। ठीक है, तो इस प्लूत स्वर के शब्दों को जब लिखा जाता है ना तो उसके साथ 3 अंक लगा दिया जाता है। जैसा हम 3 अंक लगाते हैं वैसा 3 अंक वहाँ उसके पीछे लगे हुए दिखते हैं। मतलब कि वो वर्ण को, वो अल्फ़ाबेट को हमें तिगुने समय तक खींचना है। एक वर्ण को 3 बार बोले उतना खींचना है, वो हमारा कहा जाएगा प्लूत स्वर। तो प्लूत स्वर का प्रयोग ज़्यादातर अब हिंदी भाषा के अंदर तो नहीं होता है, लेकिन हम देखना चाहे तो इसका उपयोग संस्कृत के श्लोक के अंदर ज़्यादातर हमें मिलता है। हे राम बोलते हैं हम, या फिर ओम शब्द का उच्चारण करते हैं और जितना उसे थोड़ा खींचने का काम करते हैं, तो इसीलिए वो हमारा प्लूत स्वर का उदाहरण कहा जा सकता है। तो इस तरह से स्वर के 3 टाइप है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत स्वर। इसके बाद आते हैं हम व्यंजन की तरफ। स्वर के बाद हमारा आता है व्यंजन का भाग। तो व्यंजन के अंदर पहली बात तो व्यंजन कहा किसको जाता है उसकी परिभाषा को समझना है, और उसके बाद उसके टाइप भी हम पढ़ेंगे। तो व्यंजन के पॉइंट पे आते हैं। व्यंजन हमारे ऐसे होते हैं जिसको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। व्यंजन वर्ण को उच्चारित करने के लिए, बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग भागों से टकराकर बाहर निकलती है। हमने पहले पढ़ा कि स्वरों को बोलते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली हवा बिना कहीं पे टकराए अबाध गति से यानी सीधी बाहर आती है। पर व्यंजनों को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली हवा जो है मुख के किसी न किसी भाग से टकराती है। मुख के किसी भाग से मतलब या तो वो हमारे जिह्वा को टच होती है या हमारे दांत पे असर करती है। टीथ, हमारे जो दांत है वो या तो बंद खुलते हैं या बंद होते हैं, या फिर हमारे होंठ हिलते हैं, या ऊपर का जो तालू और मूर्धा का पार्ट है वहाँ टच होती है हवा। तो इस तरह से व्यंजन वर्णों को बोलते हैं तभी वहाँ पे मुख से निकलने वाली हवा जो है मुख के अलग अलग भाग पर टकराती है। ठीक है, तो ये हमारा व्यंजन की परिभाषा हो गई कि व्यंजन कहते किसे हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है।
जब हम इस चीज़ को अच्छे से जान लेंगे तो उसके भेदों को, उसके प्रकारों को पढ़ना भी ज़रूरी है। तो स्वर के अंदर हमने देखा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर 3 प्रकार दिए हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ देखेंगे हम व्यंजन के भी 3 भाग दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे व्यंजन भेद दिया गया है। तो व्यंजन भेद के अंदर 3 प्रकार दिए हैं, वो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा अतिरिक्त व्यंजन दिया है, पर ये उसका गौण रूप है जो कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, किन्हीं पुस्तकों के अंदर मिलता है और कभी नहीं भी होता है। तो हम उसके जो मुख्य 3 भाग है उनको आज डिटेल में समझेंगे, थोड़ा अच्छे से जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है और ऊष्म व्यंजन क्या है। तो व्यंजनों को पढ़ने से पहले आपको जानना है उच्चारण स्थान के बारे में थोड़ा सा। अब ये उच्चारण स्थान क्या है कि कुछ व्यंजन वर्ण जो है, क है, च है, ट है, इनको जब हम बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो हमारे जीवा का भाग, हमारी जीभ का भाग या हमारी जीभ जो है वो जहाँ पे टकराती है, जहाँ पे स्पर्श करती है, टच करती है, वो वहाँ का उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो इसको हम आगे के क्लास में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे पहला हमारा टाइप है स्पर्श व्यंजन। व्यंजन के 3 प्रकार है, उसी में से हमारा पहला प्रकार आ जाता है स्पर्श व्यंजन का। तो स्पर्श व्यंजन के अंदर जो व्यंजनों का उच्चारण करते हुए वायु जीवा द्वारा मुख के अलग अलग उच्चारण स्थान, मैंने इसीलिए आपको थोड़ा उच्चारण स्थान के बारे में बता दिया कि हमारे उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ तो हमें पता है गला हमारा, तालु जीभ के ऊपर का भाग, मूर्धा मीन्स जब हमारी जीभ थोड़ी टर्न होती है तो तालु से पीछे का और कंठ से पहले का भाग मूर्धा में आ जाएगा। दंत दांत को या टीथ को कहा जाता है। ओष्ठ होठों को कहा जाता है ओष्ठ। तो ये जो उच्चारण स्थान है उन्हीं को हमारी जीभ टच करती है, छूती है या स्पर्श होती है जब हम व्यंजन वर्णों को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देखेंगे कि जब वो स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक के व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। उनमें से पहला आ गया क वर्ग। वर्ग का मतलब होता है जो हमारा क वर्ग है उसके अंदर पांचों उसके फैमिली मेंबर जैसे 5 वर्ण उसके साथ में आ जाएंगे। एक हमने बोल दिया क वर्ग, तो समझना है कि क, ख, ग, ग और अंग ये 5 वर्ग उसका पूरा फैमिली उसके साथ है। च वर्ग च, छ, ज, ज, इ, च का पूरा वर्ग उसके साथ है। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, तो यहाँ पे इसका पूरा वर्ग उसके साथ है। त वर्ग में भी 5 वर्ण उसके आ जाएंगे, प वर्ग में भी उसके 5 वर्ण आ जाएंगे। तो इस तरह से 5 हमारे पास वर्ग है और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण है। तो देखा जाए तो 5 × 5 = 25, तो हमारे पास ये 25 वर्ण ऐसे हैं जो स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। इन वर्णों को जब हम बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो हमारा जीवा का भाग कहीं पे स्पर्श होता है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। हमारा जीभ का भाग कहीं न कहीं स्पर्श होता है, इसीलिए इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन के अंदर लिया गया है। दूसरा हमारा भाग आता है अंतस्थ व्यंजन का। अब ये अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन का एक और नाम है जिसको बोला जाता है कोमल व्यंजन। कोमल व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की गति अंत होती है तथा जो स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की गति अंत होती है, यानी अंदर के अंदर ही श्वास जो है या हवा जो है वो रुक जाती है, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन का नाम दिया है। और इसका दूसरा नाम दिया है कोमल व्यंजन भी कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत हमारे आते हैं य, र, ल और व। ये चारों व्यंजन अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत लिए जाते हैं। तीसरा हमारा प्रकार होगा ऊष्म व्यंजन का। ऊष्म का अर्थ है गर्म, जैसा कि हम बोलते हैं सूरज से ऊष्मा मिलना, यानी सूरज की गर्मी मिलना। तो ऊष्म का अर्थ भी होता है गर्म।
तो जो व्यंजन उच्चारण के समय मुख से गर्म श्वास के साथ निकलते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय ऐसा लगता है कि हमारे मुख से गर्म हवा निकल रही है या ऊष्मा निकल रही है, तो ऐसे वर्ण हमारे ऊष्म व्यंजन के अंदर आएंगे। तो हमारा श हो गया, स हो गया, श हो गया और ह, ये चारों हमारे ऊष्म व्यंजन के अंदर आएंगे। ये चार हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंदर आएंगे और बाकी के 25 जो थे वो हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो व्यंजन थे उनको हमने इस तरह से विभाजित किया। उसके तीनों भागों के अंदर 25 को हमने स्पर्श व्यंजन में लिया, 4 हमारे अंतस्थ के अंदर आ जाते हैं और बाकी के 4 जो है वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ पे होता है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है अयोगवाह का। थर्ड पॉइंट जो आता है स्वर व्यंजन को समझने के बाद वो आता है अयोगवाह का, कि अयोगवाह किसे कहा जाता है। अब बच्चों हमने देखा 11 तो हमारे स्वर आ जाते हैं स्वरों के अंदर, उसके बाद के व्यंजन भी आ जाते हैं, लेकिन 2 ऐसे वर्ण हैं जिनका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, जिनका नाम शायद नहीं लिया। हाँ, हमारे फेवरेट अम से अंगूर और अह, जिसको बोलने में जब छोटे थे ना तो बोलने में बहुत मज़ा आता था, तो वही दोनों हमारे अयोगवाह कहे जाते हैं। अम से अंगूर को हम अनुस्वार भी कहते हैं हिंदी के अंदर। उसको अगर नाम दिया जाता है तो अम से अंगूर को अनुस्वार नाम दिया जाता है और अह को हम विसर्ग कहते हैं। यहाँ पे एक चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु के अंदर हम जिसको लेते हैं इसे हम अनुनासिक भी कहते हैं हिंदी के अंदर। तो हिंदी भाषा के इसके नाम दिए हैं अनुनासिक, विसर्ग और अनुस्वार। तो इसको हम और गौर से अच्छे से परिभाषित करते हुए आगे देख रहे हैं। तो इनका उच्चारण करते समय जो है स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अतः स्वतंत्र रूप से उच्चारण न किए जाने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता। जरूरी है कि अगर आप उसे स्वर की श्रेणी में लेते हो तो उसका उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसे स्वर नहीं कहा जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके साथ अम की मात्रा है, यहाँ पे अह की मात्रा है और यहाँ पे हम ऊपर चंद्र बिंदु देख रहे हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। फिर देखा जाए व्यंजन में स्वर अंत में जुड़ते हैं, लेकिन इनमें प्रारंभ में जुड़ते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन भी नहीं कह सकते। हम देखते हैं क के अंदर अगर हम क को अलग करें, विच्छेद करें तो क पहले आएगा, अ की मात्रा उसके अंदर बाद में लगेगी। का बोलेंगे क पहले आएगा, आ की मात्रा बाद में लगेगी। कहने का मतलब व्यंजन के अंदर क्या होता है, व्यंजन शब्द पहले आता है और उसकी मात्राएं जो है वो बाद में लगती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अ आपको पहले ही दिख रहा है, तो इसीलिए इसको हम व्यंजन के अंदर भी नहीं लेंगे। तो इन्हीं 2 कारणों से हम इनको अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। तो हमारे हिंदी वर्णमाला के अंदर अम और अह को अयोगवाह वर्ण के अंदर लिया जाता है। अनुनासिक को भी आप किसी ग्रामर की या व्याकरण की पुस्तक में अयोगवाह में रखे हुए देखेंगे और कभी वो नहीं भी मिलती, लेकिन अम और अह तो आपको हमेशा अयोगवाह के भाग के रूप में मिलेंगे। इसके बाद हमारा आता है अनुस्वार। वही अम से अंगूर जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसको हिंदी में नाम दिया है अनुस्वार का। तो जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहा जाता है। तो अपने प्रथम वर्ण पर बिंदी रूप में आता है, इसका उच्चारण 5 वर्णों के अंतिम अक्षर के समान होता है और इसे अनुस्वार कहा जाता है। लेकिन अनुनासिक के अंदर क्या होता है, अनुनासिक शब्दों को जब हम उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो हवा नाक के साथ और मुंह में दोनों ही तरफ से निकलती है, इसीलिए उसका नाम लिया है अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु वाले शब्द। उसमें जो हवा निकलती है वो नाक और मुंह दोनों की तरफ से आती है। तो अब तक हमने देखा अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं। फिर आता है हमारा विसर्ग। विसर्ग में हर एक वर्ण के आगे 2 बिंदियाँ लगती है इस तरह से, और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः काल, नमः आदि। तो इसमें ह का जो उच्चारण होता है
वही हमारा विसर्ग कहा जाता है और इसका प्रयोग भी ज़्यादातर संस्कृत भाषा के अंदर किया जाता है। जब आप रामः लिखते हो, कृष्णः लिखते हो, श्यामः लिखते हो तभी। तो इस तरह से हमारे अयोगवा के अंदर अम आता है, अह आता है और चंद्र बिंदी यानी अनुनासिक वाले शब्द भी आते हैं। तो ये तीनों हमारे अयोगवा हो गए। उसके बाद आपका जो पॉइंट आता है व्याकरण के अंदर वो है मात्रा का। तो बच्चों मात्राएं तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क की मात्रा क्या है, का की मात्रा क्या है, की मात्रा क्या है। यहाँ पे किसी भी व्यंजन के साथ मिलने पर स्वर का रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। हम अगर क के साथ अ को मिलाते हैं तो अ अलग से नहीं दिखेगा, वो क के साथ मिल जाता है, यानी अ की तो कोई मात्रा होती ही नहीं है। पर हाँ, जब हम व्यंजनों को लिखते हैं और उसे बिना स्वर के, बिना मात्राओं के लिखते हैं तो उसे हमेशा ऐसा हलंत में लिखा जाता है। हलंत का मतलब उसके नीचे र की मात्रा जैसा ये चिन्ह लगता है जो हलंत कही जाती है। तो जब तक व्यंजन अपने आप में अलग होता है, उसके अंदर हम कोई स्वर को नहीं मिलाते हैं, तब तक हमें उसे हलंत के अंदर लिखना है। और ये हम तब करते हैं जब वर्णों का विच्छेद किया जाता है। जब हमारे पास काम होता है वर्ण विच्छेद करने का, हमें एक शब्द दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है और उसके हर एक वर्ण को, हर एक अल्फाबेट का हम विच्छेद करते हैं, उनको अलग करते हैं। तो तभी हमें क्या करना होता है, हर एक वर्ण के अंदर हमको स्वर अलग करना पड़ता है। और जब हम क है, ट है, प है उसके अंदर से स्वर को निकालते हैं तो हमारा जो व्यंजन बच जाता है वो हमेशा हलंत के अंदर रहेगा। उसके अंदर हलंत यानी वो आधा है अपने आप में, जब तक हम उसके अंदर कोई स्वर नहीं मिलाते। यहाँ पे च के साथ अगर ई मिला दे तो ची बनेगा, ऊ मिला दे चू बनेगा, आ मिला दे चा बनेगा, तब हमें ये हलंत हटा देना है। लेकिन जब तक उसके अंदर स्वर ऐड नहीं किया जा रहा है, स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो हलंत के अंदर ही रहेगा। व्यंजन अपने आप में हमेशा आधा रहता है। लेकिन स्वरों को हम कभी तोड़ नहीं सकते, स्वरों को हमें कभी आधा नहीं करना है। स्वरों के नीचे कभी हलंत भूल से भी लगता नहीं है। इस बात को आपको खास ध्यान रखना है कि हमेशा हलंत जो है, आधा करने का जो काम है वो व्यंजन के अंदर करना है, स्वरों के अंदर हमें कभी हलंत नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, हमारा ये आ जाता है एक पूरा टेबल, मात्रा का टेबल, मात्रा ज्ञान के बारे में। तो इसके अंदर दिखाया यही गया है कि क जो है यहाँ सभी हलंत वाले हैं और उसके अंदर आ की मात्रा, छोटी ई बड़ी ई की मात्रा लगती है, तब वो पूरा बनता है, पूरा व्यंजन बनता है। तो यहाँ पर जब तक हम लोग व्यंजन के अंदर स्वर को नहीं मिलाते, व्यंजन आधा रहेगा, हलंत वाला रहेगा और जब उसमें स्वर मिल जाएगा तभी वो पूरा हो जाता है अपने आप में। तो हर एक स्वर के अंदर आपको हलंत नहीं लगाना है, व्यंजन के अंदर हलंत लगेगा जब तक उसके अंदर कोई मात्रा ऐड नहीं की जाए, मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये चीज़ आपको सिखाई जा रही है वर्ण विच्छेद करने के लिए। तो हम अपने आगे के पाठ में, इसके बाद जब हम मिलेंगे तो वर्ण विच्छेद को पढ़ेंगे और उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। आपका गृह कार्य यही है कि ये सब रिवाइज करें, इस चीज़ को वापस से पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।